गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने सर्वप्रथम वयस्क स्तंभ कोशिका और भ्रूणीय स्तंभ कोशिका में समानता और असमानता के बारे में चर्चा की। इसके तुरंत बाद हमने भ्रूणीय जो स्तंभ कोशिकाओं के महत्व पर तुलना की कि इसके क्या क्या फायदे हैं और हमने अंत में इनके अनुसंधान में आने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा की थी। अर्थात हमने ये समस्याओं में ही बताया था कि भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाओं के किसी बीमारी के ठीक करने के लिए या निदान करने के लिए काफी रिसर्च की अर्थात अनुसंधान की आवश्यकता होती है। अर्थात किसी बीमारी का जब हमें निदान करना है तो उसके बारे में अनुसंधान पूरा किया हुआ होना चाहिए, सबसे बड़ी एक विशेषता थी। दूसरा कि बीमार व्यक्ति से स्तंभ कोशिकाओं को प्राप्त करके अर्थात क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को प्राप्त करके उसका अध्ययन करने में भी क्या होता है, समय लगता है। अर्थात कहने में कई दिन लगते हैं जिससे बीमार व्यक्ति को कष्टदायक पीड़ा सहन करनी पड़ती है। उसके पश्चात जो तीसरा सबसे बड़ा मेन पॉइंट था वो ये था कि ये विधि खर्चीली है, अर्थात इस जो विधि है उसमें अत्यधिक व्यय भी होता है। और चौथा हमने ये कहा कि जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनसे क्षतिग्रस्त ऊतकों को प्राप्त करना भी काफी पीड़ादायक होता है। और अगर भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं निरंतर शरीर में वृद्धि करती रहे तो भी क्या होता है कि ट्यूमर, अवबुर्ध या कैंसर की भी संभावना रहती है, तो कई बार व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। अब आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाओं के स्रोत, अर्थात भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाओं को हम कैसे प्राप्त करते हैं, किस प्रकार उनके स्रोत क्या है। क्योंकि देखिए अध्ययन करने के लिए हमने पढ़ा कि हम भ्रूण का अध्ययन कर रहे हैं और हम जानते हैं कि भ्रूण की जांच कराना कानूनन अपराध है भारत के अंदर। तो अब हम इन भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाओं अर्थात भ्रूण से जो हम स्तंभ कोशिकाएं प्राप्त कैसे करेंगे, इसके स्रोत के बारे में हमारे को जानकारी होनी चाहिए। तो हमारा जो सबसे बड़ा स्रोत है उसमें क्या है, मानव प्लूरोपोटेंट अर्थात मानव प्लूरिपोटेंट कोशिका है। हमने 3 कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था, टोटिपोटेंट, प्लूरोपोटेंट और मल्टीपोटेंट। तो कहने का मतलब मानव प्लूरिपोटेंट कोशिकाओं को 2 स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। जो स्रोत हैं उसमें सबसे पहला है IVF। आज के समय में आपने IVF तकनीक का न्यूज़पेपर, रिसर्च, इंटरनेट कई बार आपने IVF तकनीक के बारे में पढ़ा था। रियल में IVF तकनीक का पूरा नाम क्या होता है ये भी कई बार प्रश्न बन सकता है, अभी तक आया नहीं है। तो IVF तकनीक का होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब IVF तकनीक क्या होती है कि ऐसे निसंतान दंपति जो बच्चे पैदा करने में असक्षम होते हैं, अब क्योंकि इनको बच्चे पैदा करने के लिए अधिक संख्या में भ्रूण बनाए जाते हैं, तो वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, जो निसंतान दंपतियों में IVF तकनीक का उपयोग करते हैं तो हमें पता होता है कि कई सारे भ्रूण बनते हैं। तो उन भ्रूणों में से कुछ भ्रूण को वो लेकर और उसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस अध्ययन के लिए सहमति और इसकी सूचना देना आवश्यक होता है। अर्थात ऐसी भ्रूणीय स्तंभ कोशिका में जो भी इसका अध्ययन करेगा उसको एक सूचना भी देनी होगी कि हम इस भ्रूण को ले रहे हैं और इसका अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा, सहमति भी आवश्यकता है, बिना सहमति के ये संभव नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, पहली विधि में भ्रूण को IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहां IVF तकनीक का उपयोग हो रहा है वहां के अस्पताल से प्राप्त किया जाता है। जहां पर ऐसे हॉस्पिटल जहां पर निसंतान दंपतियों के निदान के लिए अधिक संख्या में भ्रूण क्या करते हैं, बनाए जाते हैं। लेकिन उनको सूचना देने के साथ सहमति होने के बाद ही हम क्या करते हैं, इन भ्रूण को प्राप्त करते हैं। तो अपना जो पहला टेक्निक है, जो पहला स्रोत है वो कौन सा है, IVF। अब आपने देखा होगा कि सेकंड जो विधि होती है उसको गर्भपात के दौरान, अर्थात जब गर्भपात किया जाता है तो जो भ्रूण प्राप्त होता है, तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, गर्भपात के दौरान जो भ्रूण को फेंक रहे हैं उन भ्रूण को क्या करते हैं, वो प्राप्त करते हैं और उनसे भ्रूण से प्लूरोपोटेंट कोशिकाओं को क्या किया जाता है,
पृथक किया जाता है। और इसके लिए भी क्या करते हैं कि दाता जो है उसकी सहमति लेना आवश्यक, अर्थात बिना सहमति के ये दोनों ही स्रोतों में कार्य नहीं किया जा सकता। तो पहला जो पॉइंट था कि भ्रूण को आईवीएफ अस्पताल से प्राप्त किया जाता है, जहां पर निसंतान दंपतियों के निदान के लिए अधिक संख्या में क्या किए जाते हैं, भ्रूण बनाए जाते हैं, लेकिन इनमें उनको सूचना देने के साथ क्या करना है, सहमति आवश्यक होती है। और सेकंड जो विधि है उसमें निसंतान गर्भपात करने वाले, सेकंड जो विधि है गर्भपात के बाद प्राप्त भ्रूण से प्लुरोपोटेंट कोशिका को पृथक किया जाता है, लेकिन इसके लिए दाता की सहमति आवश्यक है। अर्थात जो गर्भपात के बाद जो भ्रूण है उसको क्या करते हैं, उससे प्लुरोपोटेंट कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उससे प्राप्त किया जाता है, लेकिन जो दाता है अर्थात जो गर्भपात कर रहा है उसकी सहमति भी आवश्यक, तो बिना उसकी जानकारी के हम भ्रूण से प्लुरोपोटेंट कोशिका को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमने दो जो टेक्निक पढ़ी इसमें ये बताया कि सबसे पहली टेक्निक में क्या है कि आईवीएफ जो हॉस्पिटल्स होते हैं जहां आईवीएफ है वहां पर कई सारे भ्रूण बनाए जाते हैं, उनमें से हम क्या करते हैं कुछ भ्रूण को ले लेते हैं और उससे क्या करते हैं भ्रूणीय स्तंभ कोशिका को प्राप्त करते हैं या प्लुरोपोटेंट कोशिका को प्राप्त करते हैं। सेकंड जो टॉपिक है हमारा उसमें क्या है कि जो गर्भपात के बाद जो भ्रूण है उससे हम क्या करते हैं प्लुरोपोटेंट कोशिका को पृथक करते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं दाता कोशिका जो है दाता है उसकी सहमति क्या होती है, आवश्यक होती है। तो हमारे ये दो मुख्य स्रोत हैं। अब हमारा नेक्स्ट और इस टॉपिक का स्तंभ कोशिका का जो लास्ट टॉपिक रहा है वह है मानव भ्रूण प्राप्ति के स्रोत, अर्थात वैज्ञानिक भ्रूण से जो स्तंभ कोशिकाएं प्राप्त कर रहे हैं। अब इससे जो हमने पहले पढ़ा था वो टॉपिक हमारा था भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाओं के स्रोत। अब है मानव भ्रूण के प्राप्त के स्रोत, अर्थात मानव भ्रूण है उसको कैसे प्राप्त किया जाता है सबसे पहले, क्योंकि देखिए एक दो तरीके थे, अब आपको 2 से 4 तरीके बताए जाएंगे कि कैसे आप अपन भ्रूण को प्राप्त करते हो। सबसे पहला जो आता है कि फर्टिलिटी हॉस्पिटल से, अर्थात आपने जहां भी आईवीएफ हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर क्या होता है कि एक से अधिक अंडाणुओं को क्या किया जाता है, शुक्राणुओं के साथ क्या कराया जाता है, उनका निषेचन कराया जाता है। अब एक से अधिक अंडाणुओं का शुक्राणुओं से जब निषेचन कराएंगे तो हम जानते हैं बहुत से अधिक जाइगोट का निर्माण होगा, अर्थात भ्रूण का निर्माण होगा। अब इनमें क्या होता है कई अवांछित भ्रूण भी होते हैं, अर्थात ऐसे भ्रूण जिनका कोई उपयोग नहीं होता। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं इस भ्रूणों को प्राप्त कर लेते हैं और ये उनके प्राप्ति का एक स्रोत होता है। तो हमारा और इस तकनीक का आईवीएफ हॉस्पिटल से भ्रूण प्राप्त कर उससे स्तंभ कोशिका जो का निर्माण करने का अगर सर्वप्रथम किसी वैज्ञानिक ने उपयोग किया था तो वो थॉमसन थे, अर्थात थॉमसन ने ही सर्वप्रथम आईवीएफ तकनीक हॉस्पिटल से थे, वहां से जो अवांछित भ्रूण है उनको इकट्ठा किया और इसी भ्रूण का अध्ययन कर इससे स्तंभ कोशिकाओं को क्या किया था, प्राप्त किया था। और इसका जो श्रेय है वो सर्वप्रथम वैज्ञानिक थॉमसन को जाता है। तो सबसे पहला जो स्रोत है वो है फर्टिलिटी अस्पताल, अर्थात आईवीएफ तकनीक में एक से अधिक अंडाणुओं का शुक्राणु से निषेचन कराया जाता है। तो कुछ क्या होगा, अवांछित भ्रूण होंगे, वैज्ञानिक इन अवांछित भ्रूण को प्राप्त करते हैं और इससे क्या करते हैं स्तंभ कोशिकाओं को प्राप्त करते हैं। और इस स्तंभ कोशिकाओं से जो भ्रूण को प्राप्त कर रहे हैं उसमें सर्वप्रथम जो प्राप्त किया था वैज्ञानिक थॉमसन ने किया था। लेकिन ध्यान रखिएगा भ्रूण प्राप्त करने के लिए सहमति जरूरी है, बिना सहमति के भ्रूण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहला है फर्टिलिटी अस्पतालों से, सेकंड है गर्भपात भ्रूण से। देखिए हमने थॉमसन के साथ एक वैज्ञानिक का नाम और पढ़ा था जिनका नाम था गियर हर्ट।
अर्थात थॉमसन के साथ गियरहर्ट वैज्ञानिक नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था कि जो अवांछित गर्भपात जो भ्रूण है, गर्भपात भ्रूण है, उनसे क्या किया था, स्तंभ कोशिकाओं का संवर्धन किया था। और सर्वप्रथम उनको जो है एक महिला ने ये दान दिया, जो महिला गर्भपात करा रही थी, उसने अपने भ्रूण को क्या है, इन थॉमसन और गियरहर्ट को क्या किया था, दान किया था। तो गर्भपाती भ्रूण में क्या है कि सर्वप्रथम थॉमसन व गियरहर्ट ने, देखिए ये सारे टॉपिक हमारे को ये इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आपको बताया जाए, ताकि आप स्तंभ कोशिका पढ़ रहे हैं उसमें अपन को ये भी नॉलेज होना चाहिए कि इनको अपन प्राप्त कैसे करें, क्योंकि अपने अभी इस तक स्तंभ कोशिकाओं को पढ़ा है कि भ्रूण से प्राप्त करना, लेकिन भ्रूण को भ्रूण से कैसे प्राप्त किए जा रहे हैं, तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक है। तो सर्वप्रथम थॉमसन व गियरहर्ट ने गर्भपाती भ्रूण से स्तंभ कोशिका को प्राप्त किया और सर्वप्रथम उन्हें यह भ्रूण एक महिला ने दान किया था। तो जो सेकंड हमारा पॉइंट है वो है गर्भपात। अर्थात गर्भपात के बाद जो भ्रूण है उसको क्या करना, एक महिला ने गियरहर्ट और थॉमसन को दान दिया था ताकि वो क्या कर सके, इसका रिसर्च कर सके और इससे क्या कर सके, और इसके बाद इसका अध्ययन कर सके। थर्ड है क्लोनिंग द्वारा। देखिए अभी अपने जो दो स्रोत पढ़े, जिसमें जो पहला स्रोत था मानव आईवीएफ हॉस्पिटल से प्राप्त करना, दूसरा गर्भपात द्वारा, ये दोनों तो वैध तरीके हैं, लेकिन वैज्ञानिक चाहते हैं कि बार बार आईवीएफ तकनीक से या हम गर्भपात से प्राप्त करें, ये भी संभव नहीं है। तो आजकल कुछ वैज्ञानिक जो क्लोनिंग तरीका जानते हैं, अर्थात भ्रूण का क्लोन बन सके, इसीलिए वो इस कोशिश में कार्य कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि हर देश के कुछ कानून होते हैं, हर वैज्ञानिक को उस कानून के तहत कार्य करना पड़ता है। इसीलिए ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने और ब्रिटेन के में कहां से, ब्रिटेन के न्यूकल सेल के वैज्ञानिकों ने वहां की सरकार से आग्रह किया है कि हमें इजाजत दी जाए कि हम भ्रूण की क्लोनिंग कर सकें। अब भ्रूण की क्लोनिंग क्यों? क्योंकि देखिए वर्तमान समय में बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, अपन ट्यूमर कहते हैं, कैंसर कह सकते हैं, या अनेक ऐसी बीमारियां जिनका इलाज संभव नहीं है। तो वैज्ञानिक क्या चाहते हैं कि हम ऐसे स्टेम सेल्स का निर्माण करें जो क्या हो कि भ्रूण से प्राप्त हो और विभिन्न प्रकार की इलाज की बीमारियों में क्या हो, बीमारियों के इलाज में काम आ सके। तो वैज्ञानिक क्या चाहते हैं कि भ्रूण की क्लोनिंग करना। अब चूंकि भ्रूण की क्लोनिंग है, इसके लिए सरकार से भी क्या होती है, परमिशन की जरूरत होती है। तो वर्तमान के में क्या है कि ब्रिटेन के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने वहां के ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी डिपार्टमेंट है उससे परमिशन भी मांगी, लेकिन वर्तमान में ये इस पर विचार चल रहा है, क्योंकि कोई भी चीज को कर पाना बिना सरकार की सहमति से संभव नहीं है। तो इसीलिए क्लोनिंग का जो टॉपिक है उसमें क्या था कि सर्वप्रथम ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने सरकार से आग्रह किया है कि उन्हें भ्रूण क्लोनिंग की इजाजत दी जाए ताकि स्तंभ कोशिकाओं से अनेक प्रकार की बीमारियों का क्या हो सके, इलाज हो सके। ब्रिटेन के न्यूकल सेल के वैज्ञानिकों ने इस अनुरोध पर ब्रिटेन के ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी प्रशासन को उन्होंने एक लिखित परमिशन मांगी है, अनुमति मांगी है कि आप अनुमति दो तो हम क्या है भ्रूण का क्लोन बना सके। तो इस पर भी क्या है विचार किया जा रहा है। और नेक्स्ट है आदेश पर, अर्थात ऑर्डर के द्वारा भी भ्रूण से स्तंभ कोशिकाएं बनाई जा रही है। इसके लिए विशेष तौर से अमेरिका के वर्जीनिया शहर में देखिए, अब हमारा जो तीसरा पॉइंट था क्लोन द्वारा, उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है ऑर्डर द्वारा। देखिए कई सरकारें, अमेरिका जैसे जो विकसित देश है, वो क्या करते हैं कि भ्रूण स्तंभ कोशिकाओं को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका के वर्जीनिया क्षेत्र में एक इंस्टीट्यूट है, जोन्स इंस्टीट्यूट। वहाँ के वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम परकनली शिशु को बनाया था, और परकनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी जो कहते हैं,
जो आज आप अपन एक कॉमन वर्ड यूज हो चुका है, टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण किया था। और इसका निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि इस निर्माण से हम भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाओं को प्राप्त कर सकें और भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाओं को प्राप्त करके इसका उपयोग हम विभिन्न बीमारियों के इलाज में कर सके। तो उन्होंने क्या किया कि अमेरिका के वर्जीनिया क्षेत्र में स्थित जॉन्स इंस्टीट्यूट के, एक जो इंस्टीट्यूट है जॉन्स इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने पहला परक नली शिशु का निर्माण किया। इसका उद्देश्य भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाओं को प्राप्त करना था ताकि विभिन्न बीमारियों में इस अध्ययन का उपयोग किया जा सके। अर्थात इस तकनीक का उपयोग करके ऐसे टेस्ट ट्यूब बेबी बनाए जा रहे हैं जिससे क्या हो, भ्रूणीय स्तंभ कोशिका को प्राप्त करें और इससे क्या है कि हम विभिन्न बीमारियों के इलाज में क्या है, इस विभिन्न बीमारियों के इलाज में क्या हो, इसका अध्ययन कर सके। तो हमारा जो टॉपिक था ये स्तंभ कोशिकाएं आज पूर्ण होता है। हमने इन स्तंभ कोशिकाओं में क्या क्या चीज पढ़ी, अपन रिवाइज कर लेते एक बार कि हमने स्तंभ कोशिकाओं के 3 मुख्य गुण बताए थे। स्तंभ कोशिकाओं के जो 3 मुख्य गुण बताए थे उसमें सबसे पहला था कि ये अविशिष्ट होती है, अर्थात यह कोशिकाएं अविशिष्ट होती है तथा लंबे अंतराल पश्चात अपने आप को क्या करती है, नवीनीकरण करती है। सेकंड, कुछ विशेष परिस्थितियों में इनको विशिष्ट कार्य के लिए हम क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी, जब तक इनको किसी विशिष्ट कार्य के लिए प्रेरित नहीं किया जाता यह निष्क्रिय अवस्था में रहती है। लेकिन जैसे ही इनको प्रेरित करेंगे ये निष्क्रिय से सक्रिय हो जाएगी। और वर्तमान में वैज्ञानिक यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे कौन से रासायनिक संकेत हैं जिससे यह स्तंभ कोशिकाएं जो हमारे शरीर में है वो निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में चली जाए और अविशिष्ट स्तंभ कोशिकाएं विभेदन द्वारा विशिष्ट स्तंभ कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसके पश्चात हमने स्तंभ कोशिकाओं के 4 टाइप पढ़े थे, जिसमें हमने प्लूरोपोटेंट स्तंभ कोशिकाएं, वयस्क स्तंभ कोशिकाएं, क्लोन से व्युत्पन्न कोशिकाएं और पूर्ववर्ती कोशिकाओं के बारे में पढ़ा। इसके पश्चात हमने भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं और वयस्क स्तंभ कोशिकाओं में समानता और असमानता के बारे में चर्चा की थी। और इसके बाद हमने उनके भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाओं के स्रोत और लास्ट टॉपिक हमारा मानव भ्रूण के प्राप्ति के स्रोत पढ़ा। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इससे आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे।